नमस्कार बच्चों, संस्कृत की कक्षा में आपका एक बार पुनः स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि पिछली कक्षाओं में हमने अपने शब्द रूपों का अध्ययन किया था। उसके बाद हमने धातु रूपों का अध्ययन किया और शब्द और धातु रूपों से हमारा आता है अनुवाद प्रकरण। ठीक है, यदि हमको शब्द रूप और धातु रूप अच्छे से आते हैं तो हम क्या करेंगे, अनुवाद प्रकरण आसानी से कर सकते हैं। देखिए, वैसे तो यह कक्षा 9वीं के लिए ही है इम्पोर्टेंट सिलेबस के अनुसार, लेकिन यदि कक्षा 6 से लेकर 10 तक का कोई भी छात्र इसे देखता है तो वह आसानी से अनुवाद करना सीख जाता है। संस्कृत के वाक्यों का हिंदी में अनुवाद और हिंदी के वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद बिल्कुल निश्चित रूप से सीख जाता है। इसको बहुत ध्यान से पढ़ें। अभी मैं कुछ बेसिक चीज़ें बता रही हूँ, उसके बाद में हम नेक्स्ट कक्षा में जो पढ़ेंगे वह हम इससे रिलेटेड जो भी अपने पास में होगा और मैटर वो सब मैं आपको दूंगी। ठीक है बेटा। हिंदी वाक्य का संस्कृत अनुवाद। हिंदी से संस्कृत में अनुवाद करते समय कर्ता, कर्म, क्रिया तथा अन्य कारक शब्दों पर विशेष ध्यान देना चाहिए। कर्ता जिस पुरुष या वचन में हो उसी के अनुरूप पुरुष वचन तथा काल के अनुरूप क्रिया का प्रयोग करना चाहिए। हिंदी में अब देखो, जैसा कर्ता वैसी क्रिया, ये देखो एक देशी भाषा होती है ना, जैसा कर्ता वैसी क्रिया। ठीक है। अब देखो, हिंदी से संस्कृत में अनुवाद करते समय कर्ता, कर्म, क्रिया जिस पुरुष व वचन का होगा उसी के अनुरूप पुरुष वचन तथा काल के अनुसार क्रिया का प्रयोग किया जाना चाहिए। हिंदी से संस्कृत में अनुवाद करते समय निम्न बातों पर ध्यान रखना चाहिए। देखिए, सबसे पहले हम कारक पर ध्यान देंगे कि किस तरह से हम कारक के अकॉर्डिंग भी क्या बनाते हैं, हिंदी अनुवाद बनाते हैं और संस्कृत अनुवाद बनाते हैं। ठीक है, हिंदी से संस्कृत और संस्कृत से हिंदी अनुवाद हम कैसे बनाते हैं वह मैं आपको बताती हूँ। देखिए, कारक संज्ञा व सर्वनाम के वे रूप जो वाक्य में आए अन्य पदार्थ के साथ उनके संबंध को बताते हैं, वे कारक कहलाते हैं। ठीक है। मुख्य रूप से कारक 6 प्रकार के होते हैं, किंतु संबंध और संबोधन सहित ये कितने प्रकार के होते हैं, 8 प्रकार के। चूंकि हमारे संस्कृत भाषा में संबंध और संबोधन को नहीं माना गया है, इसलिए संस्कृत भाषा में टोटल कितने कारक माने गए हैं, 6। ठीक है बेटा। अब देखो, अगर हिंदी में आपसे कोई पूछता है तो आप कितने बताते हो, 8 कारक बताते हो, लेकिन वहीं अगर संस्कृत में पूछा जाए तो कारक कितने बताएंगे, हम कितने बताएंगे, 6। और हिंदी में पूछेंगे तो कितने बताएंगे, 8। ठीक है। संस्कृत में इन्हें विभक्ति भी कहते हैं। संस्कृत में इन्हें क्या कहते हैं, विभक्ति। जैसे अपन ने पढ़ी थी ना शब्द रूपों में, प्रथमा विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, संबोधन, ये सब चीजें अपन ने पढ़ी थी ना, तो उन्हें हम कारक में हम इन्हें क्या कहते हैं, विभक्तियां भी कहते हैं। ठीक है। अब चलिए अपन आगे चलते हैं। देखो बेटा, एक बार मैंने आपको चिन्ह सहित विभक्तियां यहाँ पे बता दी हैं, लेकिन यहाँ हम इन विभक्तियों का बहुत ज़्यादा प्रयोग नहीं करते हैं, क्योंकि हम कारक का प्रयोग करने के लिए उससे रिलेटेड जो भी कारक, जैसे कारक प्रकरण हम निश्चित रूप से अलग से पढ़ेंगे, क्योंकि अगर हमको कारक प्रकरण अच्छे से आ जाएगा तो हम अच्छे से क्या बना पाएंगे, अपना संस्कृत अनुवाद बना पाएंगे। ठीक है बेटा। लेकिन फिर भी हम थोड़े से चिन्ह पढ़ लेते हैं, कहीं कहीं चिन्हों के माध्यम से भी हम हिंदी का संस्कृत में अनुवाद और संस्कृत का हिंदी में अनुवाद कर सकते हैं। कर्ता कारक प्रथमा विभक्ति और इसका चिन्ह होता है ने। ठीक है, जैसे राम ने। ठीक है। ऐसे ही कर्म कारक द्वितीय विभक्ति को, राम ने रावण को। अब देखो, जहां पर राम ने आया तो यहाँ कौन सी विभक्ति लग जाएगी, प्रथमा। राम में तो प्रथमा लग जाएगी। लेकिन अब कर्म क्या किया उसने, रावण को। ठीक है, रावण को, तो इसमें कौन सी विभक्ति लग जाएगी, द्वितीय विभक्ति। अब करण कारक मतलब तृतीय विभक्ति। राम ने रावण को बाण से, किससे, बाण से, तो अब से आ गया तो यहाँ कौन, बाण में कौन सी विभक्ति लग जाएगी, तृतीय विभक्ति लग जाएगी। ठीक है। संप्रदान के लिए, धर्म की हानि को हटाने के लिए, है ना। अपादान कारक, तो क्या कर दिया, से अलग होना, मतलब क्या छोड़ा उसने, अपने बाण से, अपने धनुष से बाण को छोड़ा। ऐसे ही संबंध कारक का, की, के और रा, री, रे अधिकरण में पर आता है और संबोधन में क्या होता है, हे, भो, अरे और हे। ठीक है। इस तरह से टोटल हमारे कितने कारक होते हैं, तो कारक तो कितने होंगे हमारे,
6 होंगे, बताया था ना मैंने आपको, क्योंकि संबंध को अपने यहाँ पे काउंट नहीं करते, और ऐसे अगर विभक्तियां काउंट करते हैं तो संबोधन तक होती हैं। विभक्तियां कहाँ तक होती हैं? संबोधन तक होती हैं। ठीक है बेटा, अब नेक्स्ट चलते हैं। देखो पुरुष, जब हम हिंदी से संस्कृत अनुवाद बनाते हैं और संस्कृत से हिंदी अनुवाद बनाते हैं तो हमें पुरुषों की भी आवश्यकता होती है। अब पुरुषों के लिए देखिए हम क्या करेंगे। पुरुषों की भी आवश्यकता होगी, तो पुरुष क्या होते हैं? पुरुष कितने होते हैं? 3 होते हैं। प्रथम पुरुष, जिस व्यक्ति के विषय में बात की जाए, है ना, जैसे अपन कहते कि वह पढ़ता है, तो वह क्या हो गया? किसी के बारे में अपन बात कर रहे हैं ना, जैसे राम पढ़ता है तो राम के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये क्या होगा? प्रथम पुरुष होगा। ठीक है, इसे अन्य पुरुष भी कहा जाता है, ये ध्यान रखने की बात है। ठीक है बेटा। मध्यम पुरुष, जिस व्यक्ति से बात की जाए, जैसे मान लो आप कहोगे अपने मित्र से कि तुम कहाँ जाकर आए हो, तो वहां पे क्या लगेगा? मध्यम पुरुष, मतलब तुम दोनों कहाँ जाकर आए हो? युवाम। तुम सब कहाँ जाकर आए हो? यूयम। ठीक है, इनका भी अपन विस्तार पूर्वक अभी अध्ययन आगे करेंगे। अपन सीढ़ियाँ चढ़ते चलते हैं एक साथ, यदि छलांग लगाएंगे तो क्या होगा? नीचे गिर जाएंगे। ठीक है, अगर सीढ़ियों से चढ़ेंगे तो अपन को अच्छे से समझ में आएगा। इन सब चीज़ों का यहाँ तक मैं आशा कर रही हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा बेटा। ठीक है, अब उत्तम पुरुष देखो, जिसमें कर्ता अपने लिए बात करता है, जिसमें कर्ता अपने लिए बात करता है। जैसे मान लीजिए मैं पढ़ता हूँ, तो कर्ता कौन हो गया? मैं हो गया ना, खुद ही हो गया कर्ता। हम दोनों पढ़ते हैं तो ये कर्ता खुद हो गए। हम सब पढ़ते हैं तो ये कर्ता खुद हो गए। तो अब ये क्या हो गया यहाँ पर कि कौन से पुरुष का प्रयोग करते हैं? उत्तम पुरुष का। जैसे हम में मैं, आवाम और वयम। ठीक है बेटा, चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं अपन। नेक्स्ट अपने पास में है वचन। संस्कृत में 3 वचन माने गए हैं। संस्कृत में वचन कितने माने गए हैं? 3 माने गए हैं। एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। एक वचन जो केवल एक व्यक्ति अथवा एक वस्तु का बोध कराए, उसे एक वचन कहते हैं। जो केवल किसका बोध कराए? एक व्यक्ति और एक वस्तु का बोध करवाए, उसे क्या कहते हैं हम? एक वचन कहते हैं। एक वचन के कर्ता के साथ एक वचन की क्रिया का प्रयोग किया जाता है। यदि मान लीजिए कि कर्ता एक वचन का है तो क्रिया भी कैसी होगी? एक वचन की ही होगी। जैसे अहम गच्छामि। अब देखो अहम क्या है? उत्तम पुरुष का एक वचन है ना अहम, तो इसके साथ में गच्छामि लग गया। देखिए, गच्छति, गच्छते, गच्छन्ति, गच्छसि, गच्छते, गच्छते और गच्छामि। गच्छामि क्या हो गया? उत्तम पुरुष का एक वचन, मतलब जैसा कर्ता वैसी क्रिया। ठीक है बेटा, अब आगे चलिए, आगे चलते हैं अपन। ये देखो, जैसा कर्ता वैसी क्रिया। ठीक है ना बच्चों, चलो अब आगे चलते हैं। द्विवचन में देखो, 2 व्यक्ति अथवा वस्तुओं का समूह, वस्तुओं का बोध कराने के लिए द्विवचन का प्रयोग होता है। जैसे आवाम पठावे। क्या होगा? जैसे आवाम पठावे, जैसे मैं पढ़ता हूँ, हम दोनों पढ़ते हैं। ठीक है, और बहुवचन में 3 या 3 से अधिक व्यक्ति अथवा वस्तुओं का बोध कराने के लिए बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। जैसे वयम पठामः। ठीक है, हम सब पढ़ते हैं। ऐसे ही लिंग आ गए अपने पास में अब। ठीक है, संस्कृत में लिंग कितने होते हैं? वही 3 होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। जो पुरुषवाचक शब्दों का बोध करवाते हैं वे क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। स्त्रीलिंग में जो स्त्रीवाचक या स्त्री जाति का बोध कराते हैं वे स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे मान लीजिए राम, राम शब्द क्या है? पुल्लिंग का है। ठीक है, और ऐसे ही हम बोलते हैं रमा, तो रमा शब्द क्या है? स्त्रीलिंग का है। ठीक है, तो जो शब्द पुरुषवाचक शब्दों का बोध कराते हैं वे तो होते हैं पुल्लिंग, और जो स्त्रीवाचक शब्दों का बोध कराते हैं वे क्या होते हैं? स्त्रीलिंग होते हैं। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं अपन। जैसे गीता ग्राहम गच्छति, इस वाक्य में गीता क्या है? स्त्रीलिंग है। गीता इसमें क्या है? स्त्रीलिंग है, नपुंसकलिंग। जो शब्द नपुंसकत्व, मतलब न स्त्री हो न पुरुष हो, का बोध कराए उसे नपुंसकलिंग कहते हैं। जैसे धनम, वनम, फलम, पुस्तकम, ज्ञानम, दधि, मधु आदि। ठीक है, ये सब क्या है? नपुंसकलिंग के शब्द हैं। ऐसे ही नेक्स्ट है धातु। क्रिया अपने मूल रूप से धातु कही जाती है। जैसे गम, गम का अर्थ होता है जाना, हस का अर्थ होता है हंसना, क्री का अर्थ होता है करना, और पृच्छ का अर्थ होता है पूछना। ठीक है,
ऐसे ही आगे है लकार। लकार ये क्रिया की विभिन्न अवस्थाओं तथा कालों, भूत भविष्य और वर्तमान का बोध करवाते हैं। भूत भविष्य और वर्तमान का बोध करवाते हैं। लकार 10 होते हैं। इनमें से 5 लकारों का विवरण निम्नवत है। अब देखिए पहला लकार कौन सा है? लट लकार। लट लकार क्या होता है? वर्तमान काल। जैसे आप मान लीजिए इंग्लिश में पढ़ते हैं ना बेटा, लट लकार का अर्थ होता है वर्तमान काल। इंग्लिश में क्या पढ़ते हो? प्रेजेंट टेंस। इंग्लिश में क्या पढ़ते हो? प्रेजेंट टेंस। इस काल में कोई भी कार्य प्रचलित अवस्था में होता है, कार्य की समाप्ति नहीं होती है। वर्तमान काल में लट लकार का प्रयोग होता है और इस काल में वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है का प्रयोग किया जाता है। जैसे राम पढ़ता है, तो लट लकार में अंत में क्या आ गया? ता। अंत में क्या आ गया? ता। तो राम है पुस्तकम पठती। क्या होगा? राम है पुस्तकम पठती। ऐसे ही देखिए आगे लंग लकार, जिसमें कार्य की समाप्ति हो जाती है उसे क्या कहते हैं हम? भूतकाल कहते हैं। जो मतलब जा चुका। भूतकाल में लंग लकार होता है। राम गांव गया। राम गांव गया। राम है ग्रामम आगच्छत। राम है ग्रामम अगच्छत। ठीक है बेटा। अब आगे देखिए लट लकार, इसमें कार्य आगे आने वाले समय में होता है। मतलब जैसे मान लीजिए भविष्यत काल, इसको हम क्या बोलेंगे? भविष्यत काल। और अभी जो ऊपर वाला पढ़ा था वो क्या था? भूतकाल। ठीक है, मतलब पास्ट टेंस। ठीक है ना। चलिए, इसमें कार्य आगे आने वाले समय में होता है, मतलब फ्यूचर में कोई कार्य करना है हमको। जैसे मान लीजिए अभी हम कक्षा 9th का सिलेबस पढ़ रहे हैं, है ना। तो जब तुम नेक्स्ट कक्षाओं में आ जाओगे, मान लीजिए बच्चा आ जाए, मान लीजिए 10th में आ गया बच्चा, तो हम क्या करेंगे? आज से ही थोड़ा ना हम भविष्य का कार्य करना शुरू कर देंगे। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? प्रेजेंट पढ़ रहे हैं। ठीक है ना। तो इसी तरह से कोई भी कार्य यदि हम पहले से किसी की भूमिका बना लें, किसकी? भविष्य की, है ना, उसे हम क्या कहते हैं? लट लकार कहते हैं। तथा आप देखिए इसमें कार्य आगे आने वाले समय में होता है। इस काल में सूचक वर्ण गा, गी, गे आते हैं। जैसे राम आएगा। राम है आगमिष्यामि। राम है आगमिष्यामि। ऐसे ही लोट लकार होता है। लोट लकार होगा आज्ञार्थक काल। लोट लकार क्या होगा? आज्ञार्थक काल। तो जैसे मान लो बेटा कि आप मान लो आपने मान लो आज्ञार्थक काल हुआ। अब मान लीजिए आप कक्षा में बैठे हो अभी, ठीक है, अपनी ऑनलाइन क्लास हो रही है और आप लोग कक्षा में बैठे हो, और कक्षा में किसी छात्र ने मुझसे पूछा कि मैम हम पानी पीकर आ सकते हैं? पूछा ना, किसी बच्चे ने मेरे से पूछा कि मैम हम पानी पीकर आ सकते हैं, तो क्या होगा फिर? वो बताइए। हम पानी पीकर आ सकते हैं मतलब आप क्या मांग रहे हो मुझसे? आज्ञा मांग रहे हो। ठीक है। और यदि किसी को आशीर्वाद दिया जाए कि बेटा आप चिरंजीवी हो, खूब आगे बढ़ो, खूब उन्नति करो, तो उसमें भी क्या होता है? हमारे लोट लकार ही होता है। देखो, वह विद्यालय जाए, स विद्यालयम गच्छतु। वह विद्यालय जाए मतलब स विद्यालयम गच्छतु। तुम चिरंजीवी हो। तुम चिरंजीवी हो। त्वम चिरंजीवी भव। त्वम चिरंजीवी भव। ठीक है बेटा। मैं आशा कर रही हूँ बच्चों को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा, है ना बेटा। ये चिरंजीवी है। ठीक है। अब आगे देखिए विधि लिंग लकार। विधि लिंग लकार का अगर मैं आपको बहुत छोटी सी बात बताऊं तो विधि, ये देखो अपन वैसे तो जब अपन ने धातु रूप पढ़े थे ना, तब मैंने आपको समझाए थे सारी चीज़ें, ठीक है। लेकिन चूंकि अनुवाद प्रकरण में ये पुनः एक बार बताना होता है तो मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है बेटा। देखो, चाहिए के अर्थ में इस लकार का प्रयोग किया जाता है। चाहिए के अर्थ में इस लकार का प्रयोग किया जाता है। इससे निमंत्रण, आमंत्रण तथा संभावना आदि का भी बोध होता है। संभावना आदि का भी क्या होता है? बोध होता है। जैसे उसे वहाँ जाना चाहिए। उसे वहाँ जाना चाहिए। तो उसे के लिए क्या हो गया? उसे और वह अपन एक ही चीज़ से ले लेंगे, ठीक है। तो से आ गया। अब वहाँ के लिए क्या हो गया? तत्र आ गया। और जाना चाहिए मतलब गच्छेत। ये विधि लिंग लकार के लिए हो गया।
तुम्हें अपना पाठ पढ़ना चाहिए। त्वम स्वपाठम पठे, मतलब अपन ने क्या दे दी, राय दे दी। पढ़े तो ठीक है, नहीं पढ़े तो ठीक है, अपन क्या केवल क्या देंगे, इसमें राय देते हैं। ठीक है बेटा। अब देखिए गृह कार्य में आपको क्या क्या करना है। देखिए पहला प्रश्न है लकार कितने होते हैं, ये आपको लिखने हैं। ठीक है। अनुवाद प्रकरण को विस्तार से आपको समझाना है, मतलब जितना भी शुरू से एंड तक मैंने आपको पढ़ाया उसको आपको अपनी कॉपी में लिखना है। ठीक है। लिंग कितने प्रकार के होते हैं, यह भी आपको मुझे बताना है। ठीक है ना। और ये आप मुझे कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। ठीक है बेटा। यही अपना रिवीजन टेस्ट है आज का। आप मुझे कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। यदि आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी तो आप चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों के साथ बांटें, घर पर रहें, सुरक्षित रहें। जो भी मटेरियल आपको प्राप्त हो रहा है वह अच्छे से पढ़ें, समझें, उसका मनन चिंतन करें। ठीक है बेटा। और बिल्कुल लगातार जुड़े रहिए अपने विद्यालय से। जिन बच्चों का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है वो जल्दी से जल्दी अपना रजिस्ट्रेशन करवाएं, क्योंकि अपने यहाँ पर गूगल मीट के माध्यम से बच्चों की कक्षाएं शुरू कर दी गई हैं। अतः सभी बच्चे, जिन बच्चों के अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं हुए, वे अपना रजिस्ट्रेशन जल्दी से जल्दी सुनिश्चित करें, जिससे वो भी कक्षा में भाग ले सकें। धन्यवाद।